नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला करेंगे एनपीओ। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपका चैप्टर है ये बहुत ज्यादा वाइड है। ये आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर तो है ही, और ये साथ ही साथ आपके बीकॉम में भी आएगा फर्स्ट ईयर में, इवन सीए सीएस सभी जगह आएगी, इवन बीबीए में भी है। तो ये चैप्टर आगे जाके हर जगह आएगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसको अच्छी तरह करके चलना, और छोटे छोटे 1 मार्कर पॉइंट्स भी आपके इसमें आएंगे एग्जाम के अंदर। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या देती हैं ये? दे प्रोवाइड सर्विसेज, दे प्रोवाइड सर्विसेज और डू नॉट मेक एनी प्रॉफिट, और किसी भी तरह का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाती। प्रॉफिट वर्ड ही ये यूज ही नहीं करती। ये ऐसी संस्थाएं हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट वर्ड ही यूज ही नहीं कर सकती। ये प्रॉफिट वर्ड की जगह कोई और वर्ड यूज करेगी। तो ये ऐसी सर्विस यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या देती हैं? सर्विसेज देती हैं। किसके लिए? फॉर वेलफेयर के लिए। सर्विस तो और भी देती है सभी, बैंक क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है, पर प्रॉफिट कमाता है ना। तो यहाँ सर्विस दे रही है किसके लिए? वेलफेयर के लिए, प्लस किसी भी तरह का यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाती, कोई हिडन प्रॉफिट भी नहीं कमाया जाता। तो ऐसी कुछ संस्थाओं के नाम है आपके, लाइक लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल। ये सभी जितने भी एग्जांपल हैं सब किसके अंदर कवर होते हैं? आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। टेम्पल, ये सब आपके इसके अंदर है। अब कुछ का डाउट ये आता है कि सर स्कूल और कॉलेजेस तो सबसे ज्यादा कमाते हैं, इवन हॉस्पिटल भी सबसे ज्यादा कमाते हैं, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आते हैं? तो जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि जो भी आपकी फी होती है वो कहते हैं कि हमने टीचर्स को दे दी, हमने स्कूल की रिपेयर पे खर्च कर दिया, और एक्चुअल में खर्च करते नहीं उतना। टीचर से साइन करवाएंगे 50,000 पे, और सैलरी कितनी देंगे? 20,000 देंगे। रिपेयर का वर्क होगा, करवाएंगे लाख लाख रुपए का खर्चा, और दिखाएंगे उसको 10 लाख रुपए का खर्चा। तो इस तरह से फी में आप वो दिखाते हैं। या फिर कहते हैं कि डोनेशन के टाइम पर मांगेंगे, तो डोनेशन के टाइम पे आपको कोई रिसिप्ट नहीं देते, वो ब्लैक मनी में चली जाती है। तो इस तरह से कमाई की जाती है। ऐसी हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो कहते हैं भी इतनी मशीन्स ले आए, डॉक्टर्स को पेमेंट कर दी, नर्स को पेमेंट कर दी, तो संस्था कहती है कि हमने तो कुछ भी बीच में नहीं कमाया, और वो बीच में ही कमाते हैं जो कमाना होता है, मेन कमाई। पर देखा जाए पर रियल सेंस में तो देखा ही जाएगा कि ये सर्विसेज देते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, राइट। और ये सारी संस्था जो है एनपीओ के अंदर कवर अप होती है। नोट डाउन करो। तो इस चैप्टर के अंदर आपके दो तरह के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो अकाउंट की बात की जाए यानी कि लेजर, तो पहला लेजर जो यहाँ पे बनाया जाएगा वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल किसकी तरह है? सेम है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है, एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस आएंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम तरह बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। नाम ही चेंज है बस, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है, बट आप वर्ड यूज करेंगे एज ए, सेम नहीं है, एज ए वर्ड यूज करोगे। और ये आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अगर नेचर भी पूछा जाए कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, तो सारे खर्चे फायदे जो भी है, एक्सपेंस और इनकम किस अकाउंट के अंदर आती है? आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल आपके कैश बुक की तरह है, एज ए कैश बुक, और ये आपका रियल अकाउंट होता है। तो 1 मार्कर का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो आप बताओगे पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अकॉर्डिंग
रियल अकाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे दो चीज बनाई जाती है। बैलेंस शीट को बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? पोजिशनल स्टेटमेंट। तो ये बैलेंस शीट जो होती है आपका अकाउंट नहीं होती, क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। और यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनाई जाती है, एक आपके ओपनिंग बैलेंस शीट और एक आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब इनके बारे में इनको मैं फॉर्मेट को बताऊंगा प्रॉपर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और दोनों बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है ये नॉट बैलेंस यानी बैलेंस नहीं होती, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस होती है। यानी कि जो बैलेंस शीट होगी ओपनिंग, वहां से कोई ना कोई फिगर हम निकालेंगे और उस फिगर की वैल्यू को किस में डालेंगे? हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे, देन वो क्या होगा? बैलेंस होगा। यानी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, यहाँ से कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर निकालेगा। वो हम बात करेंगे फॉर्मेट जब हम इंडिविजुअली सबके बताएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो कैश बुक की तरह बनता है। हालांकि वहां पे कैश बुक में कैश का अलग कॉलम होता था, बैंक का अलग कॉलम होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कुछ भी रिसिप्ट होगी, चाहे वो बैंक का बैलेंस हो, कैश का बैलेंस हो, डेबिट साइड में आएगा। ये आपकी रिसिप्ट होगी डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड जो है वो आपकी पेमेंट साइड होगी। और किसी भी तरह की पेमेंट होनी चाहिए, यानी पेड आना चाहिए, पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं आएगी। पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड, चाहे वो कैश के नेचर का हो, चाहे वो चेक के नेचर का हो। यानी कैश और चेक दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी किस किस चीज के हो सकते हैं? कैश का बैलेंस हो सकता है, बैंक का बैलेंस हो सकता है, और एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा कोई और बैलेंस आपके यहाँ पे नहीं होंगे। बैलेंस सीडी में भी यही सेम बैलेंस हो सकते हैं, कैश का हो सकता है, बैंक का बैलेंस हो सकता है, या फिर आपका एफडी का बैलेंस हो सकता है, यानी फिक्स डिपॉजिट। बाकी यहाँ पे कोई भी आइटम रिसीव होगा तो आपको डेबिट साइड में डालना है। मैं कोई कंटेंट नहीं लिखवा रहा यहाँ पे कि क्या रिसीव होगा, आपको कुछ भी रिसीव होगा तो आपका रिसिप्ट साइड में आएगा, और कुछ भी आप पेमेंट करोगे तो वो आपके क्रेडिट साइड में आएंगे, राइट। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी हैं जिसमें आपको बैलेंस शीट फिगर निकालना पड़ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि डेबिट साइड जो है आपकी एक्सपेंडिचर होती है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल नेचर के भी होते हैं और रिवेन्यू नेचर के भी होते हैं। तो आपके जो डे बाय डे के खर्चे होते हैं उनको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो किसी भी संस्था के जो डे बाय डे के एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे शो किए जाते हैं, तो वो है आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कौन से खर्चे आएंगे? आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे। वो खर्चे आपके पेड हो चाहे पेबल हो, दोनों तरह के यहाँ पे आइटम आएंगे। यानी खर्चा आपने पे कर दिया हो चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, दोनों मिलाकर यहाँ पे खर्चों को शो किया जाएगा। बट वो कौन से होने चाहिए? आपके करंट ईयर के होने चाहिए। ये नहीं कि आपके किसी और साल के यहाँ पे डालेंगे, नहीं, जो भी कुछ होगा वो करंट ईयर का होगा, चाहे पेड हो चाहे वो पेबल हो। इनकम भी कौन सी आएंगी यहाँ पे? जो रिवेन्यू इनकम होती है। रिवेन्यू इनकम सेंस जो भी जिस संस्था से रिलेटेड है उसी संस्था की जो रिवेन्यू इनकम है। जैसे बात करें हम, एक क्लब है, अगर क्लब की बात करें तो क्लब में क्या रिसीव होगी? फी, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, इस टाइप की जो है इनकम होगी वो आपकी रिवेन्यू इनकम होगी। चाहे इस संस्था को वो रिसीव हो चुकी हो, चाहे वो अभी इसको रिसीवेबल हो, मिलनी बाकी हो, दोनों आएंगी यहाँ पे। चाहे मिल गई हो चाहे मिलनी बाकी हो, दोनों तरह की इनकम आएंगी, पर आनी कौन सी चाहिए? वो करंट ईयर की। देन अगर आपकी इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर तो आप शो करेंगे सरप्लस। यानी यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप सरप्लस वर्ड यूज करेंगे।
या फिर डेफिशिट वर्ड यूज करेंगे, यानी कि नेट लॉस की तरह डेफिशिट वर्ड यूज होगा और नेट प्रॉफिट की जगह आपका सरप्लस यूज होगा। ये 1 मार्कर क्वेश्चंस भी छुपे हैं इन्हीं के अंदर। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो की जाती है? नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से रिलेटेड? करंट ईयर से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ड्राइव होते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले इसका फॉर्मेट आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट फॉर्मेट आपका कुछ भी नहीं है। तो फॉर्मेट का सबसे पहले बेसिक पढ़ो। माना कि फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर क्या है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। प्लांट एंड मशीनरी है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर आएंगे जो नॉर्मल होते हैं, बिजनेस के डे बाय डे में होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक वेजेस एंड सैलरी क्या है आपका? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। तो इस टाइप के यहाँ पे खर्चे आएंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होते रहेंगे आपको इसका आइडिया भी लगता रहेगा कि कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट जो है आप ओपनिंग क्लोजिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर। एग्जाम में डेट के हिसाब से आपका ओपनिंग क्लोजिंग होता है, समझाने के लिए तो ओपनिंग क्लोजिंग ठीक है। तो जो आपका बैलेंस शीट होगी वो आपके ओपनिंग या क्लोजिंग वो डेट के हिसाब से लिखनी है। एग्जाम में आपको ओपनिंग क्लोजिंग वर्ड यूज नहीं करना। लाइक जैसे कि आपका एज ऑन 31 मार्च 2019 है, तो ये आपकी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट। और इस बैलेंस शीट को जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपके बैलेंस नहीं होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर लायबिलिटी साइड आपका बैलेंस आता है तो आप उसको वर्ड को यूज करेंगे कैपिटल फंड। बैलेंस शीट आपको पता है कि कैसे बनती है, तो मैं कंटेंट्स नहीं लिखवा रहा इसके कि लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, असेट साइड में क्या आएगा, वो आपको नॉन है। असेट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो आप इसको लिखेंगे डेफिशिएंसी। क्या वर्ड यूज करेंगे आप? डेफिशिएंसी। ये आपका डेफिशिट था, ये आपकी डेफिशिएंसी है, और ये आपका है कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर ज्यादातर यही आता है। 99% क्वेश्चंस में जो है कैपिटल फंड ही बैलेंस आएगा। ये एक ही क्वेश्चन में आपको नजर आएगा, बस आपके जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वहां पे एक ही ऐसा क्वेश्चन इसमें डेफिशिएंसी आएगा, राइट। तो इनमें से कोई भी एक बैलेंसिंग फिगर आएगा और बैलेंस नहीं होगी बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होगी, फिलहाल मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहा हूं बट आपको एग्जाम में नहीं लिखने। डेट के हिसाब से यहाँ पे डेट होगी ऑन 31 मार्च 2020। तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर वही सेम कंटेंट आएंगे, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब यहां से ओपनिंग बैलेंस शीट से फिगर कैपिटल फंड का नीचे आएगा, लायबिलिटी में कैपिटल फंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इनर कॉलम के अंदर अमाउंट लिखेंगे, बाहर नहीं लिखना क्योंकि उसके अंदर प्लस माइनस कुछ ना कुछ होगा। तो इनर कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है कैपिटल फंड का हमेशा, और उसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे? सरप्लस को ऐड करोगे और डेफिसिट को माइनस करोगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपका सरप्लस यहाँ पे प्लस होगा और डेफिसिट आपका माइनस होगा। तो देन जो भी अमाउंट आएगा वो आप आउटर कॉलम में लिखोगे एडजस्ट करके। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या करते थे? प्लस, और नेट लॉस क्या करते थे? माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर डेफिशिएंसी कहाँ आएगी, तो डेफिशिएंसी कहाँ पे लिखेंगे? असेट साइड में अगर आती है तो डेफिशिएंसी जो है वो आप असेट साइड में शो करेंगे। कैपिटल फंड होगा तो आपका लायबिलिटी साइड में शो होगा, सरप्लस आएगा तो कैपिटल फंड में ऐड, और डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में से माइनस। और ये वाली बैलेंस शीट जो है आपकी बैलेंस होगी, और बैलेंस होते ही आपका आंसर राइट हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, वहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये बार बार इस बात को बता रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी, वहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, कैपिटल फंड या फिर डेफिशिएंसी। कोई एक अमाउंट ट्रांसफर होगा कहां पे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट है वो सरप्लस या डेफिसिट, उसमें से प्लस या माइनस होगा।